हेलो एस्पेरेंट्स, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। जो इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी है अपने ईस्टर्न नेबर्स के लिए, ईस्टर्न नेशंस के लिए, वो क्या है और उसका इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, तो ये हम जानेंगे आज की क्लास में इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। तो जानते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आपको ये जो वर्ड है एक्ट ईस्ट, इसमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक्ट और ईस्ट। एक्ट का मतलब हो सकता है कि एक्शन, ईस्ट है डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है और इंडिया इन्हीं के साथ अपने रिलेशंस को, उन्हीं के साथ अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस पॉलिसी बनाते। तो ये है मतलब इंडियाज़ एक्टिविस्ट पॉलिसी कि इंडिया वांट्स डीप engagement from this ईस्टर्न एरिया। इंडिया की कोई भी पॉलिसी, इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी का सीधा सीधा क्या मतलब है कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इंडिया इन पॉलिसीज के थ्रू अपने जियो पॉलिटिकल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशन और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई है। तो इंडिया की जो ईस्टर्न नेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो ये इंडिया है, इंडिया के ईस्टर्न नेशंस में आ जाते हैं म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, जापान, कोरिया में भी मेनली साउथ कोरिया और चाइना। बट चाइना से जो आपको पता है इंडिया के रिलेशंस का मतलब अच्छे नहीं रहे हैं, 1962 वॉर वगैरह। तो इंडिया हैज़ अ बेटर रिलेशंस विद चाइना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इट इज़ अ डिप्लोमेटिक इंसेंटिव टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद, ये जो वास्ट है इसकी जगह होगा वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन। तो इट इज़ अ डिप्लोमेटिक इंसेंटिव टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया पैसिफिक रीजन है पूरा, उससे अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली इम्प्रूव करना। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके इवोल्यूशन देखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स अर्लियर इनकारनेशन लोक ईस्ट। ये जो एक्ट ईस्ट है इससे पहले जो पॉलिसी थी इंडिया की उसको लोक ईस्ट बोलते हैं। जो लोक ईस्ट पॉलिसी थी ये 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एंड दिस पॉलिसी गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014 बाय मोदी गवर्नमेंट। सो एक्ट ईस्ट एंड इट्स अर्लियर इनकारनेशन लोक ईस्ट आर नॉट डिफरेंट, रेदर दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, representing two different but continuing phase in the evolution of India's policy towards Asia Pacific region। जो इंडिया की पॉलिसी है जो एशिया पैसिफिक के लिए, उसका जो कंटिन्यूस इवोल्यूशन है वो लोक ईस्ट और जो एक्ट ईस्ट है वो रिप्रेजेंट। जैसे अब समय बदलता है तो इंडिया की पॉलिसीज, रिलेशंस भी चेंज होते हैं, तो मतलब चेंजेस तो कंपलसरी हैं विद द चेंजिंग टाइम। सो द लोक ईस्ट पॉलिसी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014। ये जो लोक ईस्ट पॉलिसी है ये 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। द फोकस ऑफ लोक ईस्ट इज आसियान कंट्रीज। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनका जो एसोसिएशन है उसको हम आसियान बोलते हैं। तो जो लोक ईस्ट का फोकस था वो था आसियान कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और विद दिस रीजन। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका फोकस है आसियान कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन
प्लस एशियन कंट्रीज, ये चेंज है, प्लस सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये दो चीज़ हैं वो नई हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, एशियन कंट्रीज पे फोकस प्लस सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। सो जो जब हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुई थी तब इंडिया की जो डोमेस्टिक सिचुएशंस क्या थी, जैसे आपको पता है कि इन 1992 इंडिया फेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो ये इश्यूज है और ये क्राइसिस हैं रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसीज। मतलब कि आप पे इतना फॉरेन करेंसीज नहीं हैं जिससे आप अपने ट्रेड को पे कर सकें या ट्रेड की पेमेंट कर सकते हैं। इंपोर्ट, आप अपने इंपोर्ट पे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं ये दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशंस है कि आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज टू द लेवल दैट द कंट्री इज अनेबल टू पे फॉर इट्स इंपोर्ट। तो आपका जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आप पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है कि आप पे जो इंपोर्ट है उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है। एंड दूसरी सिचुएशन होगी कि आप एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं इससे क्या मतलब, जैसे अगर इंडिया दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उस पे जो फॉरेन रेमिटेंसेस है, फॉरेन जो करेंसी है वो आ नहीं पाएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इंडिया का कोई फॉरेन कंट्री से ट्रेड नहीं है, एस मोस्टली द ट्रेड्स आर कैरीड आउट इन डॉलर्स। तो सेकंड कंडीशन है कि आप एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, तो इससे भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि एज वी आर एक्सपोर्टिंग टू अवर ट्रेडिशनल पार्टनर, जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स को हम जैसे ब्रिटेन है, यूएसए एंड सच लाइक कंट्रीज को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपोर्ट की रीच को बढ़ाने के लिए 1992 में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की विद फोकसिंग ऑन द ईस्टर्न नेशंस। इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें जहां एक्सेसिबिलिटी हो। तो अपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एज वी नो वी हैव कल्चरल टाइज ऑल्सो, वी हैव कल्चरल लिंकेजेस विद दिस ईस्टर्न नेशंस। तो जो प्रोडक्ट चॉइसेस हैं बोथ इंडिया एंड ईस्टर्न नेशंस, दे आर समवॉट सिमिलर, नॉट फुली सिमिलर बट समवॉट दे आर सिमिलर। जो हमारा कल्चरल टाइज हैं, जो हमारा रहन सहन है, वो समवॉट सिमिलर है ईस्टर्न नेशंस में। तो इंडिया ने सोचा कि ये जो हमारे जो ईस्टर्न नेशंस हैं उनसे हम अपना एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करके, अपने ट्रेड इंक्रीज करके जो अपना जो सिचुएशंस हैं उससे बाहर निकलें। तो ये रीज़न था कि इंडिया ने जो अपने ईस्टर्न नेशंस पे फोकस किया। तो इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया वो हम देखते हैं। देयर आर 4 C's इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पहला है कल्चर, एज वी हैव कल्चरल लिंकेजेस विद द ईस्टर्न नेबर्स। तो जो कल्चरल टाइज हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट C ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देन सेकेंड, कॉमर्स, द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया विद दिस ईस्टर्न नेशंस। थर्ड C है कनेक्टिविटी, कि जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इन रीजन्स के साथ तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा एंड जो पीपल्स टू पीपल मूवमेंट होगा वो अच्छा होगा, विच विल फेवर इंडिया। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इंडिया इन नेशंस के साथ अपना कैपेसिटी बिल्ड करे और साथ ही में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसको और इम्प्रूव करे। स्ट्रेटजिकली ऑल्सो वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। देन वी हैव कल्चरल टाइज ऑल्सो। देन इकोनॉमिकली ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग आवर ट्रेड we have to cooperate with each other. So these are the 4 C's of Act East policy. तो पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया पैसिफिक रीजन्स हैं उसमें जो कंट्रीज है उनसे अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज करें। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंक्रीज इंटरेक्शन स्लैश कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज। जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो उस समय और ज़्यादा कम डेवलप था। आज भी वो जो डेवलपमेंट लेवल है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं वो कम है। तो जो मतलब जो उस टाइम जो पॉलिसी का फोकस था कि जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो नेबरिंग कंट्रीज से इंक्रीज हो, जिससे क्या होगा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो डेवलप होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा which will benefit India. And third objective is to find alternatives of traditional business partners. जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स थे उनके अल्टरनेटिव ढूंढना और इंडिया का एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। एंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइना। ऐसा आपको पता है कि इंडिया मतलब आसियान का पार्ट नहीं था, सो दो चाइना है इट इज़ द पार्ट ऑफ आसियान। तो दिस आसियान इट कमांड्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एशिया पैसिफिक ट्रेड। जो एशिया पैसिफिक रीजन में ट्रेड है तो आसियान हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस एंड एज वेल एज इन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो आसियान हैज़ अ मतलब ग्रेटर इम्पैक्ट टू इट्स मेंबर्स। और इन आसियान कंट्रीज़ में चाइना का दबदबा, चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा है, तो चाइना का जो मतलब बढ़ता हुआ जो इम्पैक्ट था आसियान रीजन में वो कम करना था इंडिया का ऑब्जेक्टिव था। तो इंडिया ने वेरियस इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए टू इनहेंस द कनेक्टिविटी विद द ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लिंक इंडिया ने स्टार्ट की है अगरतला से लेके अखौरा इन बांग्लादेश तक, ठीक है। देन सेकंड इनिशिएटिव ऑफ इंडिया इज इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस एंड इनलैंड वाटरवेज थ्रू बांग्लादेश। जो इंटर मॉडल वेरियस मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ना, और वेरियस जो इनलैंड वाटरवेज हैं जैसा आपको पता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर मोर देन 54 रिवर्स। तो बिकॉज ऑफ इट इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ अ ग्रेटर स्कोप ऑफ इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड कनेक्टिविटी वाटरवेज के थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ अ ग्रेटर स्कोप, तो इसलिए इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस पे फोकस किया। थर्ड इनिशिएटिव इज कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है फॉर इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ म्यांमार। जो इंडिया का ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है वो भी इंडिया ने स्टार्ट किया। जैसा कि आप इस मतलब मैप में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इंडिया के मोरे तामू से मांडले म्यांमार तक, फिर देन म्यांमार का एरिया है नाइफाई ताऊ, देन बागो, देन म्यावाड़ी मायसोत, देन ये जो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जो ट्राइलेटरल हाईवे है इट एक्सटेंड अप टू थाईलैंड, तो ये भी प्रोजेक्ट है। देन अंडर इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस वुड बी टेकन अप। एस आपको पता है कि इंडिया के साथ साथ जो जापान है उसके भी चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जापान ऑल्सो वांट टू कर्ब द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन में। जो जापान है वो भी मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। तो इसके लिए जो जापान ने जो वेरियस इन्वेस्टमेंट किए हैं इंडिया के साथ मिलकर टू डेवलप ब्रिजेस एंड अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिससे जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। ऐसा आपको पता है कि चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एंड जो चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी है, तो ये चेक बुक डिप्लोमेसी है, इसमें चाइना क्या करता है कि वेरियस कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, जो बड़े बड़े अमाउंट का लोन प्रोवाइड करता है। एज चाइना इकोनॉमिकली चाइना इज़ वेल्दी country, so it provide loans to various developing countries, and when these countries
आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन, जब ये अपने लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं तो चाइना उनको अपनी वेरियस पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व कर लेता है, उन पर दबाव बनाता है और अपने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनमें करता है। जैसे श्रीलंका में भी जो इशू हुआ था रिलेटेड टू हेम्बनटोटा पोर्ट बिकॉज ऑफ द डेट ट्रैप ऑफ चाइना। फॉर इंडिया एंड जापान, अंडर India Japan Act East Forum started the modernization of roads and bridges. Other initiatives, India is also implementing क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। इंडिया जो मतलब कंट्रीज हैं जैसे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसमें क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है टू इन्फ्लुएंस दिस रीजन। जैसे ये जो लाओस वगैरह हैं इन कंट्री से चाइना के भी रिलेशंस अच्छे हैं। टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू दीज कंट्रीज, इंडिया की जो मेडिकल असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करता है। एस यू नो इंडिया जो जेनरिक मेडिसिन्स बनाने में नंबर 1 पे है, जेनरिक मेडिसिन्स। तो इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस टू अदर नेशन इन द कोविड टाइम्स। इंडिया ने अपने मिशन शायद इंद्रधनुष था जिससे तो वेरियस कंट्रीज़ को कोविड वैक्सीन्स प्रोवाइड की। तो अंदर इस मेडिकल डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं। तो मेडिकल assistance to other nations. Quad is a forum to counter Chinese influence in the region, and India's increasing role in SAARC, BIMSTEC and other diplomatic organization, जो various diplomatic organization है SAARC, BIMSTEC, इसमें भी इंडिया अपना रोल इंक्रीज कर रहा है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है टू कर्ब द चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो ये वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं अपनी जो पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन इंडियाज ईस्टर्न नेबर्स और ईस्टर्न कंट्रीज। तो जो इंडिया ने इतनी मेहनत की तो इसके इंडिया को कुछ फ़ायदे हुए। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स और इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? पहला, इट मेक नॉर्थ ईस्टर्न एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है उसको और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट को एसेंशियल कंपोनेंट बना दिया है। सेकेंड, it recognizes both the geopolitical and economic power of Southeast Asian nations। जो Southeast Asian countries हैं उसकी जो geopolitical and economic power को recognition मिली है कि ये भी geopolitically as well as economically important हैं। Under Act East policy, Singapore is the first ASEAN country। सिंगापुर पहली आसियान कंट्री है to have a comprehensive economic partnership agreement with India। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसको हम सीपा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सिंगापुर इज़ द फर्स्ट आसियान कंट्री टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ इंडिया, और सिंगापुर इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी हुआ है। देन मेरीटाइम सिक्योरिटी बिकम द मेन फोकस ऑफ इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। जो इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन है इसमें जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो अब मेन फोकस पे आ गई है। इससे जो पायरेसी वगैरह हैं एंड सच अदर थ्रेट वर ऑल्सो कर्बिंग इन दिस रीजन, मेकिंग द ट्रेड मोर फेवरेबल और मोर ल्यूक्रेटिव इन दिस रीजन। तो अब जैसे अब हर चीज़ की एक कंसर्न्स भी होती हैं कि इससे जो हमें डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं और व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर इंडिया। सो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एम्ड एट bolstering economic and strategic ties with Southeast Asia but has several concerns। जैसे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। ऐसा आपको पता है इंडिया लैक द रिसोर्सेज, थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है। तो इसके लिए जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया चला रही है द कंट्रीज़ में तो वो डिलेज हो रहे हैं। तो देयर आर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस लाइक डिस्पाइट इट्स अनाउंसमेंट इन 2014 देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जो ये पॉलिसी है उसके जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी थोड़ी कंसर्न्स हैं, इंक्लूडिंग डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें डिलेज हो रहे हैं। वेरियस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसे रेड टेपिज्म भी है इंडिया में। तो देयर इज़ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस
Act East policy. Second, economic integration. Some critics argue that India has not fully capitalized, कि इंडिया अभी तक fully capitalized nation नहीं बना है, on the economic potential of the region due to limited trade agreements and barrier to investment. तो सम क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडिया अभी फुली कैपिटलाइज नहीं हुआ है और रिसोर्सेस इंडिया पे अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल इंडिया का इतना अच्छा नहीं है, और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जैसे सिंगापुर के साथ ही हमारा सीपा है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वेरियस अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं है। तो और वेरियस बैरियर्स भी इन्वेस्टमेंट के, जैसे टेपिज्म और अदर बैरियर्स, तो ये भी वेरियस बैरियर्स हैं hurdling the economic integration of the region. Then security issues, security concerns particularly related to maritime security in Indo-Pacific region, जो maritime security के भी concerns हैं, have also been raised. India's relationship with key regional players जैसे चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जैसे चाइना के साथ 1962 का वॉर हुआ था, एंड द रिलेशंस विद चाइना मतलब डगमगाते रहते हैं। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो जो रीजनल प्लेयर्स हैं चाइना के साथ जो रिलेशन है, डेट कैन ऑल्सो इफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो चाइना हर्डल रहेगा। देन competition with China, China's growing influence in the region presents a challenge to India's Act East policy, as Beijing economic investment and infrastructure projects और often outpace those of New Delhi। जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोजेक्ट्स हैं वेरियस कंट्रीज में, दे आर ऑफन आउटपेसिंग द इंडियाज प्रोजेक्ट, क्योंकि जो हर्डल्स एंड डिलेस हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और जब जो चाइना है वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन दिस रीजन टू इंक्रीज इट्स इम्पैक्ट और इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द रीजन। Then fifth, cultural and soft power. While India has a historical and cultural ties with Southeast Asia, there are concerns about effectiveness of its cultural and soft power initiative, जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं इन द रीजन कंपेयर टू अदर ग्लोबल प्लेयर्स। तो ये भी इंडिया का थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो मेनली तो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफ़ी फैला हुआ है, एंड यू नो दैट बुद्धिज़्म इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया एज महात्मा बुद्ध बॉर्न इन इंडिया, तराई रीजन, जो हिमालयस का जो तराई रीजन है वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो addressing these concerns requires sustained efforts in infrastructure development, trade facilitation, diplomatic engagement, and strategic partnership to ensure the successful implementation and impact of India's Act East policy। तो ये जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और वेरियस एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए सस्टेन एफर्ट किए जाएँ, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाई जाए टू इंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये थी आज की क्लास में इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस वो भी क्लियर हुए होंगे, और आपने जो रिलेशंस हैं इंडिया के विद इट्स ईस्टर्न नेबर्स, ईस्टर्न कंट्रीज़, वो समझने में मदद हुई होगी इस क्लास से। सो thank you. Keep supporting Brainiac IAS.